आते हैं टॉपिक पे। अब यहां पर हमने 19 का उल्लेख कर रहे थे और हमने कहा था कि 19 जो है स्वतंत्रता देता है, लेकिन कैसी स्वतंत्रता देता है? तो विधि सम्मत स्वतंत्रता देता है। यही था ना कि विधि सम्मत, पानी है क्या? विधि सम्मत, उधर से बोतल दे। विधि सम्मत स्वतंत्रता देता है। अच्छा, विधि सम्मत स्वतंत्रता का मतलब क्या है? सकारात्मक स्वतंत्रता, यानी कि नियंत्रित स्वतंत्रता देता है कि ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी करने की आजादी हो। अच्छा, यहां का मतलब सकारात्मक स्वतंत्रता देता है, अर्थात मैं कहूं तो इस प्रकार की स्वतंत्रता देता है कि यदि आपने इसका उल्लंघन किया या विधि का उल्लंघन किया तो मैं इस स्वतंत्रता को रोक सकता हूं, रोक सकता हूं। और 1901 से लेकर के जब शुरू में दिया गया था तो 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा इस स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया, संपत्ति के अधिकार को लेकर। ठीक है, तो वर्तमान में जो है वो 6 ही स्वतंत्रता है। लेकिन कहना यह है, क्या रोक सकता हूं तो रोकेगा कौन? बात तो प्रश्न ये आता है कि एक तरफ तो आप स्वतंत्रता देते हैं ताकि व्यक्ति अपना विकास कर सके, लेकिन यहां पर एक शब्दावली का प्रयोग है, युक्ति युक्त प्रबंधन, युक्ति युक्त संवर्धन या प्रबंधन, निर्बंधन, युक्ति युक्त निर्बंधन शब्द का प्रयोग। तो युक्ति युक्त यानी कि स्वतंत्रता का कब हनन हो रहा है, इस स्वतंत्रता के कारण किसको नुकसान हो रहा है, इसका निर्धारण कौन करेगा? नहीं, तो इसका निर्धारण या तो आप सुप्रीम कोर्ट करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट तब होगा बंधु, सुप्रीम कोर्ट तब होगा जब जिसके का मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ। यहां पर युक्ति युक्त निर्बंधन का अधिकार है राज्य को, और राज्य का मतलब कार्यपालिका या विधायिका को, वही करेगा। ये कंफ्यूजन हटा लीजिए। हां, इसके इस कानून का उल्लंघन यदि किया हो, इसके बनाए गए कानून का, जैसे आपकी स्वतंत्रता से विदेश नीति प्रभावित होती है, संबंध खराब होता हो आपके बयान से, आपके बयान से किसी का मान हानि होता हो, आपके बयान से संविधान का उल्लंघन होता हो, आपके बयान से या आपके स्वतंत्रता से आपका ये क्या बोलते हैं, इस संविधान के साथ साथ किसी दूसरे को नुकसान होता हो, नहीं, सुरक्षा को खतरा होता हो, तो राज्य का कर्तव्य है और राज्य का अधिकार है कि उस स्वतंत्रता पर निर्बंधन लगाए, उस स्वतंत्रता को रोके। ये लिखा हुआ है, उस स्वतंत्रता को रोके। मैं इसका एक डीडी बसु के बुक को उठाइएगा, डीडी बसु के बुक को उठाइएगा, तो डीडी बसु के बुक में साफ साफ लिखा हो कि कोई अनैतिक कार्य यदि करता हो, कोई अनैतिक कार्य करता हो या अवैध कार्य करता हो या सत्ता को पलटने की कोशिश करता हो, सुरक्षा को खतरा पैदा करता हो, तो उस प्रकार की स्वतंत्रता का आप किसी भी रूप में राज्य समर्थन नहीं कर सकता। यही कारण है कि सूचना का अधिकार आपके स्वतंत्रता में आता है,
19 में आता है। लेकिन सूचना का अधिकार आप सेना से संबंधित नहीं मांग सकते, सैन्य संबंधित सूचना का अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते, या उस सूचना के अधिकार से किसी दूसरे को नुकसान न हो यह भी नहीं प्राप्त कर सकते। किसी का निजी मामला नहीं मांग सकते। सार्वजनिक मुद्दे से संबंधित आप मांग सकते हैं, लेकिन अन्य नहीं मांग सकते। यदि आपके बयान से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से यदि नुकसान होता हो, या प्रेस के माध्यम से या इंटरनेट मीडिया के माध्यम से, तो उस पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अर्थात भारतीय संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्रता के स्वरूपों को तो अपनाया, लेकिन स्वतंत्रता के उस स्वरूपों को अपनाया जो विधि सम्मत स्वतंत्रता हो। विधि सम्मत स्वतंत्रता हो, ध्यान रखिएगा। इसे 19 जो है ना वो बड़ा विस्तारित है। अच्छा, 19 में आपको देखिएगा 19A में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो स्वतंत्रता को तो समझ में आ गया कि स्वतंत्रता से तात्पर्य भारतीय संविधान में विधि सम्मत स्वतंत्रता से, और स्वतंत्रता के उस रूप से है जिससे राज्य को कोई खतरा ना हो। अगर राज्य को कुछ भी खतरा महसूस होगा तो आपकी स्वतंत्रता को रोक देगा। और ये कौन रोकेगा? न्यायपालिका तो बाद में रोकेगी, पहले राज्य रोक देगा। और इसीलिए एक शब्दावली का प्रयोग है, एक शब्दावली का प्रयोग है कि प्रत्येक, जब न्यायाधीश मुखर्जी ने गोपालन बनाम मद्रास राज्य के संबंध में जब बयान दिया था, तो उन्होंने एक जब निर्णय दिया तो उसमें एक लिखा हुआ एक शब्दावली निर्णय में न्यायाधीश मुखर्जी ने एक बात कही थी कि प्रत्येक व्यक्ति को छूट है कि वो अपनी इच्छा अनुसार जीवन बिताए, चाहे वो जो चाहे करना चाहे वो करे, अपनी इच्छा अनुसार व्यापार, उपजीविका या कारोबार करे। वह जो भी विधि पूर्ण कार्य करना चाहता है, साफ साफ लिखा हुआ है कि जो विधि पूर्ण कार्य करना चाहता है वो विधि पूर्ण कार्य करे, इसमें कोई व्यक्ति बाधा या अड़चन नहीं पहुंचाए। ये गोपालन बनाम मद्रास राज्य के दौरान दिया गया न्यायाधीश मुखर्जी का बयान है। क्लियर? किंतु इन स्वतंत्रताओं के संरक्षण के लिए समाज को कुछ शक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। समाज को कुछ शक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए संविधान जनता के अधिकारों की घोषणा करने में व्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक सुरक्षा के बीच संतुलन करता है। यदि समाज को यदि नुकसान पहुंचता है तो राज्य उस स्वतंत्रता को रोक सकता है, यानी कि नकारात्मक स्वतंत्रता नहीं। इसीलिए एक शब्द लिखा हुआ है युक्तियुक्त निर्बंधन। इसलिए कभी कभी आप पढ़िएगा ना तो आपको कभी कभी ऐसा महसूस होगा कि राज्य एक पुलिस शक्ति के रूप में तो नहीं स्थापित हो गई है। इसे स्वतंत्रता का मतलब आप कहते हैं ना कि आप कई बार आप बयान सुनेंगे, देखो जी हमको बोलने नहीं देता है, देखो जी हमको ये नहीं करने दे रहा, वो नहीं करने दे रहा। क्लियर? राज्य को यह अधिकार है कि सामाजिक सुरक्षा को स्थापित करने के लिए आपकी स्वतंत्रता को रोक सकता है। इसी कहते हैं विधि युक्त सम्मत स्वतंत्रता का मिलना, जो ये बात मैं कह रहा हूं। क्लियर हो गया? अब इसको लेकर के भारतीय संविधान में कई स्वतंत्रता है। तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है भारतीय संविधान में। तो 19(1)(a) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई। अब यहां पर समझिए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब होता क्या है। अगर मैं इसके डायमेंशंस बनाऊं, अब मैं शुरू से इसी पर काम कर रहा हूं और वहीं से क्वेश्चंस लड़ते भी हैं। अगर मैं इसके डायमेंशंस बनाऊं तो सबसे पहले आता है परिचय, कि व्यक्ति का मतलब क्या होता है। दूसरा, इसका विकास कैसे हुआ, इसका महत्व क्या है अभिव्यक्ति का। क्लियर? विकास कैसे हुआ, इसका महत्व क्या है
इस संबंध में संविधान क्या कहता है? इस संबंध में संविधान क्या कहता है? इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? क्या पड़ा? तकनीकी विकास ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को किस रूप में स्थापित किया है? और आज वाला क्वेश्चंस उठा करके देखिए तो, नैनोटेक इसमें साइंस एंड टेक वाले में क्वेश्चंस खोलिए तो, आज वाला क्वेश्चंस उठा करके देखिए। और लास्ट वाला क्वेश्चन उठा करके देखिए तो, आधुनिक समाज में कंप्यूटर की क्या भूमिका है? और देखिए, समुचित उदाहरणों के साथ टेक्नोलॉजी एवं सामाजिक विकास में संबंध की व्याख्या कीजिए। सामाजिक विकास में टेक्नोलॉजी की भूमिका, क्वेश्चंस को उठा करके देखिए। नहीं, ये क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा है, हालांकि वो साइंस टेक के परिप्रेक्ष्य में से पढ़ करके देखेंगे वो अलग है, लेकिन मैं ये जोड़ रहा हूं कि तकनीकी विकास ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को किस प्रकार बढ़ावा दिया, यह डेमोक्रेसी के रूप में कितना प्रभावी है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। नहीं, हाल के दिनों में चर्चा में क्यों रहा है, ध्यान रखिएगा, चर्चा में क्यों रहा है, क्या चुनौतियां दिखती है और इस संबंध में क्या समाधान होने चाहिए। और मैं चर्चा पहले बता रहा हूं, चर्चा इस रूप में देखिएगा, मैं बार बार कहता हूं, चर्चा जहां लिख रहा हूं करंट अफेयर से जुड़ा हुआ पार्ट है, ठीक है, और हमेशा क्वेश्चन करंट अफेयर से आएगा, ठीक है। तो चर्चा में कैसे है अभिव्यक्ति को याद कीजिए तो, कुछ दिनों पहले ट्विटर विवाद हुआ था, ट्विटर विवाद हुआ था। कुछ दिनों पहले इंटरनेट मीडिया की आजादी पर सुप्रीम कोर्ट का बयान आया था। कुछ दिनों 2023 में प्रेस इंडेक्स रिपोर्ट आई। अब प्रेस इंडेक्स रिपोर्ट में भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं, 161वां स्थान, ठीक है, 186 में से। प्रेस इंडेक्स रिपोर्ट आया जिसमें 161वां स्थान है भारत का, पाकिस्तान से भी कमजोर रखा है प्रेस इंडेक्स रिपोर्ट। कुछ दिनों पहले हाल ही में संसद के माध्यम से आईटी एक्ट को लेकर के एक प्रावधान आया कि अब कुछ ऐसा ये बयान नहीं दे देंगे सोशल मीडिया से जो समाज को तोड़ने का कार्य करता हो, अगर ऐसा देंगे तो सजा का प्रावधान किया गया। और हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के रूप में भारत सरकार थोड़ा सा एक्टिव मोड पर आ गई। कुछ दिनों पहले नू हिंसा हुई थी हरियाणा में, और उसके पीछे मेन रीजन माना गया था कि फेसबुक पोस्ट को लेकर के, कि फेसबुक पर इस तरीके से पोस्ट डाला गया जिससे वो हिंसा फैली। इस कारण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमेशा चर्चा में रहेगी। कई और कारण हो सकते हैं। हाल ही में संसद से कई सांसदों का निलंबन किया गया और 146 सांसदों का निलंबन किया गया। तो वो भी तो कहेंगे मैं तो अभिव्यक्ति की आजादी का ही तो प्रयोग कर रहा हूं, मुझे बोलने ही नहीं दिया जा रहा। तो सांसदों के निलंबन के कारण भी यह चर्चा में रहा है। अब सोचिए बंधु, कितना करंट आपके सामने है। नहीं, इसे बिना आप करंट के आप किसी टॉपिक को पढ़ ही नहीं पाएंगे और जोड़ ही नहीं पाएंगे। चलिए, यहां तक तो यह है कि यह घटना हो रही है, इसलिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चर्चा में।
हाल ही में एक घटना घटी और संसद की सुरक्षा में सेंध लगा। संसद की सुरक्षा में सेंध लगा और दो व्यक्ति जो है संसद में घुस गए और वहां पर भगत सिंह के उन्होंने कहा कि हम भगत सिंह के को अपना आदर्श मानते हैं और उन्हीं के एक नाम पर एक संगठन बना रखा था। और उसके कहा कि देखो जी, हम तो यहां थोड़े ना किसी के हम मारने आए, अपनी बात कहने आए। और कई सांसदों ने इसको बेरोजगारी से जोड़ दिया और उन्होंने भी अपने आप को इसी रूप में रखा कि हम अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं, मैं मारने थोड़ी हिंसा करने नहीं आया। क्लियर? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बड़ा चर्चा में रहता है। हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब जो होता है विचारों को महत्ता देना, विचारों को बढ़ाना, नए विचारों की उत्पत्ति को बढ़ावा देना। जिस समाज में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होगी ना बंधु, वह समाज आगे नहीं बढ़ेगा, नए विचार जन्म नहीं लेंगे। अपने विचारों को व्यक्त करना ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। विचारों को व्यक्त करना ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो किस रूप में व्यक्त करेंगे? कुछ तो माध्यम होगा ना व्यक्त करने का। तो हम व्यक्त करेंगे किस रूप में? तो हम व्यक्त करेंगे फिल्मों के माध्यम से, धारावाहिकों के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, लिखकर, बोलकर, कार्टून बनाकर। और तकनीक के विकास ने तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को एक नया आयाम दे दिया। सोशल मीडिया के विस्तार ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम, तेज माध्यम प्रदान किया है, जिसके माध्यम से दुनिया के किसी भी क्षेत्र तक अपने विचार को पहुंचा सकता है। ट्विटर के माध्यम से, कू ऐप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अपने विचारों को पहुंचा। इसका मतलब है विचारों को व्यक्त कर। तो हो सकता है कि वह विचार आपसे मेल न खाते हो। नहीं, अब समझिए ना बंधु, 10 व्यक्ति बैठा हुआ है, 10 व्यक्ति में 9 व्यक्ति एक विचार को मान रहा है और एक व्यक्ति अलग विचार को मान रहा है। याद रखिएगा, हमेशा नए विचार किसी एक व्यक्ति के मन में ही उत्पन्न होता है, बाद में वह धीरे धीरे इसको प्रभावित करने लगता है। सबसे पहले महात्मा बुद्ध के मन में ही विचार आया था और वह विचार धीरे धीरे एक क्रांति का रूप धारण कर लिया, आंदोलन का रूप बन गया। अब पूरे एशिया तक फैल गया, विश्व के कई भागों में फैला। नए विचार की उत्पत्ति होती है इससे। डेमोक्रेसी की तो धारणा है बंधु कि जहां डेमोक्रेसी में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों की भूमिका हो, दोनों साथ चलेंगे। यानी कि यहां अल्पसंख्यक का मतलब मेरा जाति नहीं है, धर्म नहीं है। यानी कि अगर इसके मन में विचार, तो इसके भी विचारों को उतना ही महत्व दिया जाए जितना इसको। हां, जो समाज के लिए लाभकारी होगा हम उसको अपनाएं, यह अलग बात है। इसलिए समाज में देखिए, प्राचीन काल से भारतीय समाज इतना गतिशील रहा है। भारतीय समाज इतना मैं ये नहीं कह रहा कि गतिशीलता इस रूप में पहुंच गई कि अपने धर्म को या अपने संस्कृतियों को ही त्याग दिया। भारतीय समाज में जहां तक हुआ, प्राचीन काल से भारतीय समाज नए विचारों को लेने में आगे रहा है। आप उठा करके देखिए ना,
जिस समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में कुरीतियां जब कुरीतियां आई और कुरीतियों में आपका पशु वध आ गया, उस कुरीतियों में असमानता क्रिएट हो गई, उस कुरीतियों में आपका ध्यान रखिएगा, उस कुरीतियों में हिंसा पर ज्यादा जोर दिया जाने लगा। तो इसी कुरीति के खिलाफ खड़े हो गए कौन? तब महात्मा बुद्ध। अब महात्मा बुद्ध ने नए विचारों को जन्म दे दिया और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई। अब भारतीयों ने बड़े पैमाने पर हाथों हाथ इसको अपना भी लिया। हाँ, ये अलग बात है कि इसकी संख्या आगे, अब बाद में इसी हिंदू धर्म में बाद में अन्य कुरीतियां आई, इसी हिंदू धर्म में दोबारा कुरीति आया तो सती प्रथा, विधवा विवाह पर रोक, बाल विवाह को बढ़ावा, ये सब सारी कुरीतियां आई। तो इस कुरीतियों के खिलाफ और खड़े हो गए। तो राजा राम मोहन राय आ गए, नए विचार आ गया, ईश्वरचंद विद्यासागर आ गया। नहीं, जब इसी धर्म में जब अस्पृश्यता जैसी स्थिति आ गई, अस्पृश्यता जैसी स्थिति आई और ईश्वर को भी बांटा गया, तो इसी धर्म में आई कुरीतियों के खिलाफ भक्ति संप्रदाय खड़ा हो गया, भक्ति आंदोलन आ गया। कबीर नहीं, आपका रैदास, कई सारे। समाज हमेशा नए विचारों को अपनाने की कोशिश करता है। जो समाज नए विचारों को नहीं अपनाता है ना, वह समाज स्थिर हो जाता है और स्थिर समाज कभी ये विकास नहीं कर सकता। इसलिए देखिएगा, जिस समाज में आज भी कहता है ना, आप अफगानिस्तान को देख लीजिए, आप आज भी समुदाय भारत के कई वर्गों में देख लीजिए, जो बदलते दौर में आपको नहीं बदलेगा ना, वह पिछड़ता चला जाएगा। अब व्यक्ति का मतलब होता है विचारों को अभिव्यक्त करना और नए विचारों को अपना। जो समाज इस विचार को देने की ही कोशिश नहीं करेगा, बढ़ाएगा ही नहीं, उस समाज का कभी डेवलपमेंट नहीं होगा। यही कारण है कि कभी कभी, लेकिन ऐसा भी होता है कभी कभी आप मोहम्मद तुगलक जैसी स्थिति में चले जाते हैं, अपने समय से आगे चले जाते हैं। हमारा संविधान में भी कल ये पूछा गया था क्वेश्चन, हमारे समाज में भी कभी कभी सुप्रीम कोर्ट इतना आगे चल गया कि सोचा कि अच्छा हमारा समाज इतना बदल रहा है, थोड़ा सा और बदलते, और उसने एलजीबीटी की तरफ सोच लिया और समलैंगिकता को कानूनन बनाने की तरफ कहा कि नहीं, इसको कानून ही दे देते हैं, बना देते हैं सुप्रीम कोर्ट। और उस समय चंद्रचूड़ साहब अभी हैं, उन्होंने कहा कि क्यों ना एलजीबीटी को मान्यता दिलवा देते हैं। क्या समाज उसको एक्सेप्ट करने को तैयार है? उस विचार को अगर तैयार नहीं है तो वो मान्यता नहीं लेगा, इसीलिए उनको पीछे हटना पड़ा। तो कभी कभी ऐसे भी विचार आ जाते हैं जो अपने समय से बहुत आगे दिखता है, भारतीय समाज उसको नहीं एक्सेप्टेबल अभी तक करने को तैयार। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट को अपना कदम पीछे हटाना पड़ा। यही भारतीय, इसलिए संविधान निर्माताओं ने समाज को गतिशील बनाए रखने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए कहा कि नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, अपना विचार रखने की स्वतंत्रता। हाँ, वह विचार समाज के अनुरूप है अथवा नहीं है, यह तय करेगा बाद में। अगर अनुरूप होगा तो इसको मान्यता दे दी जाएगी। इसे जब 3 तलाक के मुद्दे पर जब बयान आया कि नहीं जी, यह समाज में कुरीतियां हैं 3 तलाक, तो राज्य मजबूर हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नहीं, इस कुरीतियों को हटाना। नए विचार की उत्पत्ति थी। जब सबरीमाला में महिलाओं को अधिकार नहीं दिया गया तो राज्य ने कहा नहीं, देना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने बयान दिया, कानून बनाना पड़ा। लैंगिक समानता को स्थापित करने का यह प्रावधान था। इसे भारतीय समाज, कोई भी समाज पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को स्थापित करता है। इसका सबसे बड़ा महत्व यह है, इसका सबसे बड़ा महत्व यह पड़ता है कि इससे समाज गतिशील रहता है बंधु, समाज गतिशील रहता है। हमेशा नए नए विचारों को मान्यता मिलती है, नए नए विचार जन्म लेते हैं। अगर सोचिए ना, स्वतंत्रता का विचार जन्म नहीं लेता, या सोचिए ना, व्यक्ति को विवेकशील प्राणी नहीं जॉन लॉक ने मानता, तो संस्थाओं का विकास कैसे होता? पंथ निरपेक्षता जैसी अवधारणा कैसे आती? ये नए विचार का जन्म लेता है, और यदि नया विचार समाज के अनुरूप है तो उसको लागू किया जाता है। इसी विकास को बढ़ावा मिलता है, समावेशी विकास को बढ़ावा मिलता है, ताकि उस समाज जो पिछड़ा तबका है उसको भी मुख्य धारा में लाया जा सके। और इन सब से लोकतंत्र मजबूत होता है, लोकतंत्र मजबूत होता है। अब व्यक्ति की स्वतंत्रता, मुझे लगता है कि अगर न हो तो समाज न एकदम, समाज में एक स्थिर हो जाएगा, समाज डेवलप नहीं करेगा। यही कारण है कि हमेशा समय समय पर समाज में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर के परिवर्तन आता है। क्लियर? आप देखिए ना, राजनीतिक रूप से, अब कभी एक बड़ा एक अच्छे शायर थे दुष्यंत कुमार, गजल, उन्होंने नए विचारों को जन्म दे दिया। जहां गजल का मतलब प्रेम होता था, और प्रेम से आगे गजल कभी बढ़ा ही नहीं था, उस गजल को प्रेम से क्रांतिकारी गजल में बदल दिया दुष्यंत कुमार ने। और साये की धूप जो लिखा, उसने पूरे राजनीति की, पूरे आंदोलन का वो नारा बन के उभरता है। दुष्यंत कुमार द्वारा लिखी गई कविताएं पूरे आंदोलन का हमेशा नारा बन के उभरती है। आपने सुना होगा कि हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। नहीं, इस तरीके का अवधारणा जब उन्होंने गजल लिखा तो आंदोलन को एक नारा मिल गया। यही विचारों की अभिव्यक्ति, चाहे कविताओं के माध्यम से, चाहे कहानियों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करना ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। क्लियर? लिखें। पहले इसे जरूर उतारें। ये वाला, क्योंकि इसके बिना कोई क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। मैं बार बार ये चेतावनी ये कहता हूं, और उसका असर हुआ है क्वेश्चंस में भी, आपको तो दिख रहा है। प्रेस इंडेक्स रिपोर्ट, अभी ईपीपीसीएस वाला आया हुआ है ना फॉर्म,
है ना, फॉर्म फिलअप कर देना। यही पढ़ना है, इससे बाहर नहीं आना है। क्या मांगा ला? सिविल सर्विसेज वाला नहीं है? अच्छा। अच्छा, मैं सिविल सर्विसेज वाले की बात कर, जेपीएससी आने वाला है एकदम। 3 सब्जेक्ट वाले तो एकदम निश्चिंत हो गए, 2 से 3 सब्जेक्ट पे यहां से बाहर नहीं आना है कोई क्वेश्चन में। बार बार अब 2-3 बार से तो देखा गया है। 68वीं में भी क्वेश्चंस लड़ा एकदम हूबहू, 69वीं में भी लड़ा। एसडी में 200 सीट है। हाँ, जीपीएससी वाले में, झारखंड की बात में कर रहा हूं, ठीक है। और आपको यहां पर भी आपसे क्वेश्चंस आ रहा है, क्या बोलते हैं, 67th में भी लड़ा। और ऐसा नहीं है कोई, ऐसा ही सीडीपीओ में भी सेम लड़ा, आपका डब्ल्यू वाले में भी लड़ा, एपीओ में भी लड़ा, और इस पीसीएस में भी लड़ा। क्लियर? तो एकदम इससे बाहर नहीं है। क्या चीज? अलग अलग होगा। अच्छा, तो यूपीपीसीएस का नहीं होगा, सिविल वाला नहीं होगा। फिर जब आएगा ना तो 3 एग्जाम भर देना। यहां तक कि मैं विश्वास के साथ दिला कह सकता हूं, यूपीएससी का फॉर्म निकल गया है, अब निकलेगा, जनवरी में निकलेगा, लास्ट तक आ जाएगा। जून या जुलाई में पेपर होगा, मई में नहीं, जून में है मेरे ख्याल से, 28 मई को। हाँ ठीक, मई में पेपर होगा। 5 महीना का समय बच गया, 4 महीना का तैयारी करो। जो 2 पेपर जो मेरा वाला है, 2 पेपर, पेपर 2 और पेपर 3 यूपीएससी का, पेपर 2 और पेपर 3, विश्वास दिलाता हूं कि उसमें से अगर पेपर 2 में 10 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसे तो सबका पार्ट है ना, 10 में से 7 क्वेश्चन एकदम वहीं से आएंगे जो पढ़ा, वही आता ही है। कहां से पूछेगा जी? इतना डायमेंशन से पढ़ लोगे तो कहां से पूछेगा? क्योंकि सब तो करंट से जोड़ करके पढ़ ही रहे हैं हम। नहीं, पेपर 2 और पेपर 3 के लिए चिंता नहीं करना है, वही से आता है। तैयारी में लग जाइए, मुझे लगता है गोल्डन चांस है इधर वाला, क्योंकि मार्क्स इधर बढ़ा देगा। तो उधर वाला डीआई इधर चल ही रहा है, और डीआई का तो उसमें कोई रोल भी नहीं है उधर वाले में, तो ठीक है। तो जीएस का ही तो रोल है। अच्छा, जब आप पढ़ेंगे ना तो एमपीपीसीएस में तो एक नया उसका पार्ट है, उसका पैटर्न है। एमपीपीसीएस में पेपर 3 या पेपर 4 होता है, पेपर 3 है मेरे ख्याल से। पेपर 2 पॉलिटी है, पॉलिटी इकोनॉमिक्स है, और पेपर 3 साइंस है। साइंस मैंने पहले बताया भी था, साइंस में एकदम डिट्टो है नोट्स। साइंस में उसका ये है, 300 नंबर का साइंस है उसका। जैसे ऐसे होता है ना 300 नंबर का GS2 GS1, उसे 300 नंबर का स्पेशल साइंस है उसका। पहले नहीं होता था, इस पर पैटर्न चेंज करके 300 का साइंस लाया। उसमें साइंस में एनसीईआरटी के साथ साथ टेक्नोलॉजी पढ़ना है। 9th 10th एनसीईआरटी, सेल्स क्या होता है, कोशिका किसको कहते हैं, उत्तक किसको कहते हैं, और उसको जोड़ते हुए स्टेम सेल्स तक पहुंच जाएगा, स्टेम सेल्स तक पहुंच जाएगा। उसको जोड़ते हुए बायोटेक्नोलॉजी पहुंच जाएगा, कृषि से जोड़ते हुए आपको वहां तकनीक तक पहुंच जाएगा। कंफर्म्ड है कि 300 अगर लिख रहे हैं, 300 का क्वेश्चन है और 300 का पेपर होता है, एक पेपर, आपका 10 में से 8 क्वेश्चन से ज्यादा, 8 से 9 क्वेश्चन नोट से मिलेंगे। ये मैं उसकी बात कर रहा हूं, एमपीपीसीएस का। पॉलिटी वाले में वही हाल है, बिहार के परिप्रेक्ष्य में, एमपी के परिप्रेक्ष्य में रहे। क्लियर?
हाँ, हिंदी का मार्क्स छूटता है, नहीं मध्य प्रदेश में स्थानीय लैंग्वेज का नहीं, हिंदी का मार्क्स है 300 मार्क्स का। एक क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स का भी था, 2 नंबर से लेकर के अब 15 नंबर तक होता है। 2 नंबर में मतलब एक, अब देखो ना यहाँ पे आपको उतना सोचना क्या है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? कहाँ चला गया यार, कहाँ फाइल है? यहाँ ये आ गया, ये देखो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 2 3, अस्थायी चुंबक बनाने में स्टील का प्रयोग क्यों किया जाता है? रासायनिक बंधन किसको कहते हैं? विनक्जन चोट का रासायनिक सूत्र क्या है? सामने ना है, एमपीपीसीएस है। मैंने क्या कहा, ये एमपीपीसीएस का 2 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन का मार्क्स के अनुसार ना उसका होगा, ठीक है। कोशिका को परिभाषित कीजिए। गैल्वेनाइजेशन किसको कहते हैं? भोजन के प्रमुख घटक कौन है? कितना क्वेश्चन हुआ? पहला क्वेश्चन बनता है कितना नंबर का? एक 15 क्वेश्चन है पहले, 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ये पहले क्वेश्चंस का है 3 पेज में। फिर उसके बाद आगे बढ़ते चले जाइए, दूसरा क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन है टोटल, 60 नंबर तो यही हो गया, 30 दूनी 60, समझिए, ठीक। उसके बाद देखिए, आइए सेकंड वाले क्वेश्चन में, यहां पर ना कैलकुलेशंस दिया हुआ, एक मोटरसाइकिल चालक का द्रव्यमान मोटरसाइकिल के साथ 90 किलोग्राम है, जो हम लोग गतिज ऊर्जा शक्ति पढ़ते हैं, काइनेटिक है ना, ऊष्मा स्थानांतरण 9th 10th मैंने बोला ना, ये है। आगे बढ़ते चले जाए, डीजी अब आ गया, देखिए अब यहां पर क्वेश्चन, कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट डिवाइस का क्या कार्य है? अब यहां से फंसना शुरू होगा, वहां तक तो लग रहा था कुछ है ही नहीं, नहीं। अब देखिए यहां से क्वेश्चन, कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट डिवाइस का क्या कार्य होता है? प्रत्येक प्रकार के डिवाइस का 2 रहा, और ये बीपीएससी नहीं पूछता, ठीक, जो ये बीपीएससी नहीं पूछता है, बीपीएससी का दूर दूर तक रिश्ता नाता नहीं है। आप डिजी लॉकर के उपयोग करने से नागरिकों का क्या लाभ? हाँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये, कुछ क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, आप इसमें ये मेंसुरेशन से भी, अर्थमेटिक से भी क्वेश्चन है, अर्थमेटिक से भी क्वेश्चन है। अब यहां पर आइए, भारत सरकार के आयुष्मान भारत कार्यक्रम की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। मैंने क्या कहा? अब देखिए टेक्नोलॉजी, क्लोनिंग क्या है? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तो अभी शॉर्ट नोट्स ना है, तब ना आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है, आगे में ना बढ़िएगा। भू स्थिर उपग्रह का संक्षेप में वर्णन कीजिए, बताए थे। ऊर्जा संकट के पीछे प्रमुख कारण क्या है? पवन ऊर्जा संयंत्र के स्थान में। अब आइए क्वेश्चंस में, ऊर्जा सब्सिडी की अवधारणा स्पष्ट करे तथा प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण दे, है क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो पढ़ने वाला ही बना पाता है, कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए भी होता है, हर क्वेश्चन नहीं बना, लेकिन जहां छोड़िएगा वहां आपको घाटा है, क्लियर। अब इसके बाद आइए, अब देखिए तो लॉन्ग क्वेश्चंस में 11 ये है, 10 लॉन्ग क्वेश्चन से 200 वर्ड में लिखना है। अब प्रत्येक 11 नंबर का है, ईच क्वेश्चन कैरीज 11 मार्क्स। पीएच स्केल को विस्तार से समझाइए, तो वहां पर ऐसा नहीं समझाने लगे पीएच स्केल का मतलब क्या होता, पीएच स्केल ये आप बताने लगे 9th 10th वाला, पीसीएस के अनुसार बताना है,
लेखन शैली में पीसीएस की झलक होनी चाहिए। ये नहीं कि हाँ जी इसका ये हो गया कैलकुलेशन, नहीं, पीसीएस के अनुसार इसका आंसर लिखा जाएगा। एंट्रोपी को विस्तार से समझाए। थायराइड ग्रंथि की संरचना, उसके हार्मोन तथा संबंधित विकारों का वर्णन कीजिए। अब देखिए, कंप्यूटर में भाषा अनुवादक, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्यों आवश्यक है? कंप्यूटर सिस्टमों में अनुवादकों के विभिन्न प्रकार क्या है? आ रहा है क्वेश्चंस का? फिर आपका यहां से क्वेश्चंस बन गया। अब यहां से फिर आइए, जैव प्रौद्योगिकी का स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रयोग बताइए। 11 क्वेश्चन है बंधु, ये 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 200 शब्दों में लिखना है, एक क्वेश्चन 200 शब्दों में लिखना है, तो नंबर ऑफ ले जाओ और चेंज कीजिए, तो जोड़ते चले जाओ। अच्छा, यहां पर देखिए, जैव प्रौद्योगिकी स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रयोग, राष्ट्रीय टीका कार्यक्रम का तालिकावत ब्यौरा प्रस्तुत कीजिए, डेट वाइज। क्वेश्चंस को देखिए, अब समझ में आ रहा है क्वेश्चंस का लेवल किस रूप में जा रहा है। फिर देखिए, प्रारंभिक अवसादी चट्टान संरचनाओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। भारत के संदर्भ पर्यावरणीय शिक्षा एवं जागरूकता कार्यक्रमों का विवरण दीजिए। आपको वहां से आना पड़ेगा जहां से शुरुआत हुई, संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत लिखना पड़ेगा। ये पेपर 3 का क्वेश्चंस है उसका। अब आप तुलना करके देखो बिहार पीसीएस का, तो आपका 20% ना है, आपका तो 80% नहीं ना है, 20% ना मिलेगा। तो उस 20% में ना आपको लाना, तो उसके अनुसार तो आपका टफ हो जाएगा, उसके अनुसार तो टफ ना हो गया। यहां पर अगर इसी प्रकार का ना आपको पॉलिटी का मिलेगा, इसी प्रकार का हिस्ट्री, लेकिन वहां का हिस्ट्री जोड़ते, जैसे बिहार का पढ़ते तो वहां का जोड़ते हुए आइएगा। लगभग तैयारी सेम चलते हैं, इसलिए मैं 2 पेपर की बात कर रहा हूं, साइंस टेक की और एक पॉलिटी। क्लियर? अब लिखिए, ये हो गया, नहीं उतार लिए ना? अब लिखिए, अभिव्यक्ति की से तात्पर्य, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से तात्पर्य अपने विचारों को व्यक्त करने से बिना किसी डर अथवा भय के व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट करता है। प्रकट करता है। सुप्रीम कोर्ट ने तो इसे लोकतंत्र का मेहराब कहा है। मेहराब कहा है। व्यक्ति अपने विचारों को मौखिक, लिखित, चित्र द्वारा अथवा
अन्य माध्यमों द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करता है। अच्छा, इसका उल्लेख उद्देशिका में भी है। विचार और विश्वास का अधिकार दिया गया है। नहीं, विचार, उपासना, विश्वास, तब विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार स्वतंत्रता में भी है, दिया गया है। और उसको संविधान के भाग 3 में भी जोड़ दिया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संविधान के उद्देशिका संविधान की उद्देशिका तथा भाग 3 के अनुच्छेद 19(1)(a) में भाग 3 है ना, भाग 3 के अनुच्छेद 19(1)(a) में प्रावधानित किया गया है। 19(1)(a) में प्रावधानित किया गया है। क्लियर? इसे लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता माना जा सकता है। लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता माना जाता है। जिससे नए विचार जन्म लेते हैं। क्लियर? अब इसका लिखिए महत्व, फिर मैं इसका विकास लिखवाऊंगा। पहला लिखिए, नए विचारों की उत्पत्ति होती है। सेकंड, समाज गतिशील होता है। अच्छा, हम लोग यदि आप ये घर में जब कोई विचार मांगा जाता है तो देखते हैं कि अच्छा, हम लोग की आदत है बीच में टपकने वाली, बीच में बोल देते हैं और ज्यादा कुछ बोल दिया, तुमको कुछ पता है, तुम कुछ जानते हो, आपने तो बाहर से कुछ देखा नहीं, और जैसे ही बाबूजी के सामने विचार रखा और उसके बाद अपनी हैसियत पता चल जाता है, अच्छा मेरा हैसियत इतना ही था। नहीं, क्या कहते हैं आप? कहते हैं ना, है रिश्तेदार इतना काहे आ जाता है। उसके बाद देखिए फिर आपका हाल क्या होता है। और जैसे नया विचार रख दीजिए, नहीं ये सब करने से कुछ होगा, ये ढोंग है, ये सब मम्मी के सामने रख दीजिए गलती से या पिताजी के सामने, उसके बाद देखिए, है ना, नास्तिक कहता है सबके साथ यही हाल है, आप ही अकेले नहीं हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप जैसे ही बोलने जाते हैं और उसके बाद पेरेंट्स का देखिए कि क्या करामात होता है, आपको लगता है कि हम पैदा ही बेकार हो गए। कभी कभी इस पर भी शक होता है। हाँ, कभी कभी तो इस पर भी शक होता है, आ काहे गए इस घर में, इससे अच्छा मम्मा नहीं के घर में पैदा होते तो विचार आता और नए विचारों को महत्व मिलता। नहीं, भारतीय समाज जल्दी नए विचारों को एक्सेप्ट नहीं करता है जब तक खुद उससे प्रभावित न पले हो। नहीं करेगा। शादी सबको करनी है, लेकिन गलती से शादी अपने पसंद से कर लीजिए। अरे कोई भी मैरिज,
अरेंजो मैरिज में लव कम अरेंज को वैल्यू नहीं मिलता है ना। अगर गलती से शादी अपने पसंद से कर लीजिए, फिर देखिए मजा। हमने कहा था तुमको, हम थे, नहीं होता है ऐसा। और अंत में क्या स्थिति, समाज से वो कट जाता है। और करना तब भी था, करना अभी भी है। वो भी तभी लड़की से करता। ऐसा तो नहीं है कि भारत में कोई कानून बन गया हो। बनाने की कोशिश तो किया ना सुप्रीम कोर्ट ने, बना नहीं, और अभी भी लड़की से करेगा। लेकिन उसमें क्या था, हालांकि मैं प्रसंग के मामले में बोल रहा हूं, ऐसा मत समझ लीजिएगा कि नहीं सीरियस ये बात है, सही में ऐसा ही होना चाहिए था। लेकिन एक जरूर है को वहां पर आपकी नहीं चलती। हाँ, आपसे राय विचार ले लिया जाता है, देखो जो तुमको पसंद है, नहीं भी बोलोगे तब भी तुम्हारा होना है। इससे अच्छा बोल दो जो आपकी मर्जी। देखो खुश रखने का अच्छा है, जो आप कहेंगे ना हमें मंजूर है, बस तुम पे बोलना ना बोलना बात तो बराबर ही है। तो इसलिए अच्छा आप ही खुश रहिए। नहीं, और कभी माँ बाप गलती से बोल देना कि बताओ तुमको कोई पसंद है, तो गलती भी मत कर देना। वो तुम्हारे मुंह से उगलवाना चाह रहे हैं, तुम अपनी पसंद बताओ। मेरे बाबूजी ऐसा करते हैं। हाँ, मेरे बाबू किससे पूछ, कोई पसंद है? नहीं। अरे बोलो ना, हम करा देंगे, बोलो ना, हम बात करेंगे। और गलती से तुमने मुंह खोल दिया उत्तेजना में आकर के, अब तो क्या, अब तो मेरा हो गया, अब तो हम नहीं। और उसके बाद फिर ड्रामा देखो बंधु, यही करने गया था, यही कर रहा था। वो मुंह खुलवाना चाहता है पेरेंट्स, दाना डालेगा चुगने का नहीं। ऐसा होता है, वो दाना डाल रहे होते हैं। एक लड़का था, उसके दादाजी, वो लड़का शादी नहीं करना चाहता था, दादाजी पसंद कर लिए, हमारे बाबूजी को बुलाए। तो चाचा चाचा बोलता, बाबूजी को बोला कि बाप पूछे कोई पसंद है, बड़े प्यार से पूछे। वो लड़का उत्तेजित हो गया, अब क्या, ये तो मनाइए लेंगे हमारे बाबूजी को। हमारे बाबूजी थोड़ा स्पेशल केस बोल दिया, और दादा को पता, वो खुलवा रहे थे। अब भाई साहब, उस लड़के की शादी वही हुई जहां वो दादा ने पसंद किया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उतना ही प्रयोग करो बंधु जिससे दूसरे को नुकसान ना हो। नहीं, इसीलिए भारतीय संविधान में विधिक स्वतंत्रता है, तो नए विचारों को मान्यता मिलती है। अगला, अल्पसंख्यक वर्गों को भी महत्ता प्राप्त होती है। समाज गतिशीलता हुआ ना, समाज को गतिशीलता प्राप्त होती है, नए विचार, अल्पसंख्यक वर्गों को भी महत्ता मिलती है। समावेशी विकास को बढ़ावा मिलता है। समावेशी विकास को बढ़ावा मिलता है। लोकतांत्रिक समाज का निर्माण होता है। लोकतांत्रिक समाज का निर्माण होता है। सामाजिक असंतोष में कमी आती है। असंतोष में कमी आती नहीं। अच्छा, इसका इस रूप में महत्व है बंधु कि इससे सामाजिकता लोकतांत्रिकरण को बढ़ावा मिलता है। इसलिए मैंने कहा ना कि दोनों रूप में देखो, तो अगर इसको महत्व को यहां से जोड़ने के लिए कहेगा तो नहीं जुड़ जाएगा, नहीं। इसलिए मैंने डेमोक्रेसी बोला है। अगर इसी क्वेश्चंस को समावेशी विकास से जोड़ देगा तो नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। महत्व
क्योंकि किसी भी समाज के निर्माण का मतलब, गतिशीलता का मतलब नए विचारों को बढ़ावा मिलता है, नए विचार। और जहां नया विचार जन्म नहीं लेगा ना बंधु, उस समाज गतिशील नहीं हो पाएगा, स्थिर नहीं हो पाएगा, कट्टरता ज्यादा पनप जाएगी उस समाज में। इसलिए आप इसके प्राचीन काल से देखिए, तो इसलिए मैंने कहा ना कि प्राचीन काल से भारत में नए विचारों को जन्म दिया गया, नए विचार आते रहे प्राचीन काल से। अगर मैं इसको एक लिस्ट के रूप में, अगर मैं इसके विकास क्रम को देखूं, विकास क्रम को देखूं, तो ध्यान रखिएगा छठी बीसी में धार्मिक पुनर्जागरण आया था भारत में, याद है? धार्मिक पुनर्जागरण, जो पुनर्जागरण आपको मध्यकाल के दौरान आया, कहां? यूरोप में। वह पुनर्जागरण आपका देखिएगा भारत में पहले ही आ गया था। और कुरीतियों के खिलाफ, कुरीतियों के खिलाफ के विरुद्ध नए धर्म का उदय हुआ, नए विचार आए, नए विचार आए। और वह विचार देखिएगा, आप उस विचार को देखिए। इसलिए आपको ना विचार पढ़ने हैं एग्जाम के लिए। बौद्ध धर्म आया तो नए धर्म आया। अब बौद्ध धर्म ने क्या विचार दिया? तब बौद्ध धर्म ने कहा, आस्तेय का सिद्धांत दिया और कहा कि धन का संचय मत करो जी ज्यादा। यही था ना, अपरिग्रह, अपरिग्रह का सिद्धांत दिया कि धन का संचय नहीं करना चाहिए, संचय नहीं करना चाहिए। और इसने किस सिद्धांत को अवधारणा दिया? समाजवाद का। पहला समाजवाद की उत्पत्ति वहीं हुई थी, जो धन के विकेंद्रीकरण पर जोर देता है। और इसी परिग्रह के सिद्धांत को न्यायशीलता के सिद्धांत के तहत माना। और महात्मा गांधी ने भी इसी को कहा कि न्यायशीलता के सिद्धांत के तहत जो भी पूंजीपति है वो अपने धर्म का है जो वितरण कर दिया जाए, दान कर दे। और कार्ल मार्क्स ने इसको कहा कि जिसके पास ज्यादा धन है वो देगा नहीं, उसे छीन लो। समाजवादी सिद्धांत को इसी धर्म ने समानता की बात कही कि हमारे में जो भी आएगा सब बराबर होगा, महिला पुरुष सबको अधिकार होगा, कोई जाति भेद नहीं होगा। इस धर्म ने जाति भेद को मिटा दिया, जाति भेद को खत्म कर दिया, कहा कि नहीं होना चाहिए। जो कुरीतियां आ गई थी उसी धर्म के खिलाफ आया। जहां पशु वध हो रहा था तो वहां ने कहा ना, नहीं जी, अहिंसा सर्वोपरि, और अहिंसा परमो धर्म को स्वीकार किया। नहीं, यही एक्चुअली ये नया विचार आया था। अच्छा, इस नए विचार को देखिएगा, इस नए विचार को मान्यता देखिए अशोक ने दिया। इस नए विचार को, चाहे जैन धर्म के विचार को मान्यता आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म के विचार को दिया। नहीं, और उसने भी अहिंसा पर जोर दिया। ऐसा नहीं कि युद्ध नहीं लड़ा, ऐसा नहीं कि अशोक ने युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन अशोक ने अपने साम्राज्य का विस्तार, एक ही बार विस्तार करने के बाद में उसने धम्म नीति अपना ली। और देखिए तो अशोक ने बौद्ध धर्म के इसी के अहिंसा के, इसी समानता को, इसी अपरिग्रह को लेकर के अशोक ने भी शिलालेखों के आधार पर जनता को निर्देश दिया। नहीं, तो धर्म का, यानी कि उस धर्म की बात मैं नहीं कर रहा, उस नए विचारों को मान्यता राजाओं के द्वारा दे दी गई और उसे समाज ने भी उसको स्वीकार किया और बड़े पैमाने पर सब लोग बौद्ध धर्म अपनाने लगे। ये सामाजिक विचारों का जो नया विचार आया, व्यक्ति के रूप में उनके मानसिक, पहले उनके मन में आया, फिर उन्होंने इसका प्रसार करना शुरू किया और राज्य ने भी इसको मान्यता दी। तो शुरुआत तो अभिव्यक्ति, अगर समाज इसको नहीं मान्यता देता बंधु, तो समाज में जो कुरीतियां थी वो तो हावी रहती। इसे जो समाज नहीं बदला ना, और जो आज भी कहता कि हमारा वो वाला ठीक था, उस समाज पीछे रह गया।
इसलिए देखिएगा जहां जहां आपको कट्टरता दिखाई देगी ज्यादा, उसका मतलब है कि समाज परिवर्तित होने की स्थिति में नहीं जा रहा, नए विचारों को नहीं अपना रहा। इसलिए अफगानिस्तान में महिला शिक्षा पर नहीं, इसलिए कहता नहीं जी पुरानी वाली पद्धति, इसलिए आतंकवादी लोग हमेशा पुरानी पद्धति को ही अपनाने पर जोर देते हैं, कहता वही ठीक है, वो विकास को नहीं मानते। इसलिए मैं कह रहा हूं कि विकास क्रम को देखिएगा तो यहां से शुरू हुआ विकास क्रम, और मध्यकाल तक आते आते, पूर्व मध्यकाल के शुरुआती दौर में आते होते भक्ति संप्रदाय में बदल गया, नहीं सूफी संप्रदाय में बदल गया, और फिर 19वीं शताब्दी तक जाते जाते, 18वीं 19वीं शताब्दी तक जाते जाते सामाजिक सुधार आंदोलन में तब्दील हो गया, और वो महात्मा गांधी ने इसको रूप ही अलग बदल दिया। और सभी विचारों से प्रभावित होकर के महात्मा गांधी ने नए नए विचार प्रकट किए और उन्होंने इसका प्रयोग भी किया। नहीं, यही कारण है कि विकास क्रम आज से नहीं और अभी तक देखिए उसी रूप में चल रहा है। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसकी चर्चा